जेनिफर राइफल को बक्स से निकाल कर सेट करने लगी। मैं भी नीचे बैठकर उसका हाथ बटाने लगा। राइफल को जोड़कर मैंने मतलूबा कुर्सी पर फिक्स कर दिया। जेनिफर ने लेजर रेंज फाइंडर से कुर्सी का फासला नापा। 1890 मीटर फासला बना था। एविलेशन नाप पर मतलूबा रेंज लगाकर मैं राइफल के पीछे लेट गया। जेनिफर ने विंड मीटर, ब्लास्ट कैलकुलेटर और फायरिंग टेबल बैग से बाहर निकाल लिए थे। दर्जा हरारत और हवा में मौजूद नमी वगैरह हर इलाके में यकसा नहीं होती है, जबकि इन चीज़ों का फायर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर बनज़र इंसाफ देखा जाए तो स्नाइपर राइफल से निशानाबाजी किसी साइंस से कम नहीं होती है। अलबत्ता आम निशानेबाजी में इन सब बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। मैंने पूछा, मैगजीन में गोलियां भर दी हैं? भर देती हूँ। उसने मैगजीन उतार कर बैग से 2 गोलियां निकालियाँ और मैगजीन में डालकर मैगजीन दोबारा राइफल से जोड़ दिया। दोनों गोलियों पर किसी भी किस्म की लिखाई और निशान वगैरह नहीं लगा हुआ था। 2 ही गोलियां मिली हैं। ये कहकर वो विंड मीटर से हवा की रफ्तार मापने लगी। रफ्तार माप कर उसने फायरिंग टेबल की मदद से मतलूबा डिफ्लेक्शन मुझे बता दिया। अभी ठहरो, हवा का कोई एतबार नहीं है कि रुक जाए या तेज़ हो जाए। जिस वक्त हदफ रेस्टरूम छोड़कर कुर्सी की जानिब हरकत करेगा, उस वक्त तुमने हवा की रफ्तार मालूम करके मतलूबा डिफ्लेक्शन बताना होगी। ठीक है कहकर उसने दूरबीन उठाई और मेरे साथ ही उल्टी लेट कर दाएं बाएं का जायजा लेने लगी। मैं ये काम टेलीस्कोप साइट की मदद से कर रहा था। इंतज़ार के लम्हा तवील होने के बावजूद बीत जाया करते हैं। आखिर वो वक्त आ ही गया। ब्रेन विल्स अंदरूनी मर्द के मुहावजों के निर्गय में बरामद हुआ और सीधा रेस्टरूम के पीछे आकर रुक गया। 2 मुहाफिज उसके दाएं बाएं और 3 पीछे खड़े हो गए थे। जेनिफर मुसलसल रंग बदलती हुई हवा को विंड मीटर से माप रही थी और फिर जो ही ब्रेन विल्स रेस्टरूम को छोड़कर कुर्सी पर बैठी कर्नल जूली रोजवेल्ट की जाने बढ़ा, जेनिफर फौरन मतलूबा डिफ्लेक्शन मालूम करके साइड पर लगाने लगी। मैंने सांप को पुरसकून करके कुर्सी का निशाना साध लिया था। ब्रेन विल्स जो ही करीब पहुंचा, कर्नल जूली रोजवेल्ट खड़ी हो गई और फिर शायद उसे बैठने को कहा था कि वह उसके सामने फैल धरती हुई बैठ गई थी। हवा नॉर्मल ही थी, लेकिन फिर भी कर्नल जूली रोजवेल्ट के दिल में खौफ की मौजूदगी यकीनी थी। उसे मालूम था कि जो शख्स उसके इतने करीब बैठा है, उसने गोली का निशाना बनना है और निशानाबाज की हल्की सी गलती से वो गोली ब्रेन विल्स की बजाय उसके सर में पेवस्त हो सकती थी। गहरा सांस लेकर मैंने निशाना साध लिया। जेनिफर ने भी आंखों से दूरबीन लगाते हुए मुझे धीमे लफ्जों में तसल्ली देना शुरू कर दी थी। जी, तुम ये कर सकते हो। तुम्हारे लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है इत्मीनान से ट्रिगर दबाना कि हमारे पास बस एक ही गोली फायर करने का मौका है। हल्की हवा दाएं से बाएं चल रही थी। जेनिफर के डिफ्लेक्शन लगाने के बाद हवा की रफ्तार में थोड़ा इजाफा हुआ था, लेकिन अब हिसाब किताब का वक्त गुजर चुका था। कर्नल जूली रोजवेल्ट भी ब्रेन विल्स के दाएं जाने बैठी हुई थी। जी, हवा में थोड़ी तेजी आ गई है, जेनिफर ने कहा, मगर मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपनी शीश से थोड़ी सी दाएं तरफ कर दिया। यह अंदाज़ा हर स्नाइपर के ज़ाती तजर्बे की मरहून मिन्नत होता है। इस बारे ना तो कोई उस्ताद सिखा सकता है और न किसी किताब में यह अंदाज़ा दर्ज होता है, और यही अंदाज एक आम निशानेबाज और अच्छे निशानेबाज में तमीज़ की वजह बनता है। हदफ के सर झुकाकर दस्तखत करने तक मैं मुंतज़र रहा। जो ही उसने फाइल बंद करके कर्नल जूली रोजवेल्ट की सिमत बढ़ी, उस वक्त सेकंड भर के लिए साकत हो गया था। मैंने सांस रोकते हुए एकदम ट्रिगर खींच लिया। हल्के से धमाके के साथ गोली मजल से निकली। मेरे कंधे को जाने पहचाने झटके का दबाव महसूस हुआ और इसके साथ जेनिफर बच्चों की तरह कलकारी मारते हुए मुझसे लिपट गई थी। आई लव यू जी, तुमने कर दिखाया। टेलीस्कोप साइड में मुझे वहां भगदड़ मचती हुई नजर आ रही थी। उठो, वो खड़े होते हुए बोली। मैं फौरन खड़ा हो गया। राइफल और दूसरा सामान उठाकर हम फौरन नीचे की तरफ भागे। छत के करीब पहला कमरा खाली था। उसे मास्टर की से खोलकर हम अंदर दाखिल हुए। राइफल और दूसरे सामान को बेड के नीचे धकेल कर हम शरूअत से बाहर निकले। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में मलबूस हमारा साथी फायर होते ही गायब हो गया था। लिफ्ट का इंतजार करने की बजाय हम सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगे।
मंसूबे के मुताबिक हमें 3-4 मंजिल नीचे उतर कर लिफ्ट पकड़नी थी। 48वीं मंजिल पर हमें लिफ्ट खाली मिल गई। पहली मंजिल की बजाय जेनिफर ने 5वीं मंजिल का बटन दबा दिया। मैंने पूछा, हमने तो नीचे नहीं उतरना था। जी बिल्कुल खामोश रहो, जेनिफर ने आहिस्ता से मुझे झटका। तेज रफ्तार लिफ्ट ने हमें जल्द ही 5वीं मंजिल पर पहुंचा दिया था। मुझे साथ लेकर वो एक मखसूस कमरे में घुस गई। अंदर घुसते ही उसने फौरन विग उतारी, चेहरे पर चढ़ाया मास्क उतारा और असल शिकल में आ गई। चंद लम्हे बाद उसकी आवाज़ आई, अब तुम मेरी जानब देख सकते हो। वो काले रंग की चुस्त पतलून और सफ़ेद रंग की शर्ट पहन चुकी थी। उसके ऊपर एक काले ही रंग का कोट पहनकर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई। उसने मेरा मास्क उतारा और वहाँ पर मौजूद बैग से एक दूसरा मास्क निकालकर मुझे पहनाने लगी। मेरे स्किन कलर के दस्ताने उतार कर उसने मुझे दूसरे दस्ताने पहना दिए और एक दूसरा लिबास निकाल कर उसने मुझे लिबास बदलने का कहा। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मुझे साइड पर होने का इशारा करके उसने आगे बढ़कर दरवाजे में लगे मखसूस सुराख से बाहर झांका और फिर मुतमईन होकर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत देखकर मुझे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि वो भी जेनिफर ही थी, बिल्कुल इसी हुलिये में जिसमें असल जेनिफर खड़ी थी। जी इसकी बातों पर अमल करना। मेरे करीब होकर उसने एक बार फिर अपने जज्बात का इजहार किया और सरुआ से बाहर निकल गया। शायद तुम लिबास बदली कर रहे थे। उसका लहजा जेनिफर से बहुत मुमासल था। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफा किया। यूं भी मैं काफ़ी उलझ गया था कि वो सारा ड्रामा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तुम यहीं बदली करो, मैं ड्रेसिंग रूम में चली जाती हूँ। बेड पर रखा बैग उठाकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। मैंने भी जल्दी जल्दी लिबास बदली कर लिया। जब वो ड्रेसिंग रूम से निकली तो उसकी शक्ल बिल्कुल बदली हुई थी। जेनिफर के बाल सुनहरी थे, जबकि उस लड़की के बाल काले और बिल्कुल लड़कों के अंदाज में तुरशे हुए थे। मेरा लिबास और बाकी का सामान उसने काले रंग के बैग में मुंतकिल किया और बैग कंधे से लटकाते हुए बोली, यहीं रहना, कहीं जाने की कोशिश नहीं करनी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ये सामान ठिकाने लगा दूँ। मैंने पूछा, वापस आओगी? नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया और बाहर निकल गया। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। कभी सोचता कि मुझे जेनिफर पर एतबार करना चाहिए कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और कभी यह ख्याल आता कि मैं किसी बड़ी साजिश का शिकार बन गया हूँ। काफ़ी देर तक मैं शशोपंज में मुब्तला रहा और आखिर में खुद को जेनिफर के रहम व करम पर छोड़ने का फैसला कर लिया। जेनिफर को गए हुए 2 घंटे होने वाले थे। अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। मैंने मखसूस सुराख से झांक कर देखा। काले रंग के सूट में मलबूस 2 आदमी नजर आए। मैंने दरवाज़ा खोल दिया कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, और जेनिफर ने भी इस बारे कोई हिदायत नहीं दी थी। दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए और आते साथ मुझसे नाम पूछा, स्टेफाना। मेरे जहन में जो पहला नाम आया मैंने उगल दिया। उसका अगला सवाल शनाख्ती कार्ड के मुतल्लिक था, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मुझे खामोश पाकर एक ने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकालकर मुझे हुक्म दिया, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर करते हुए मेरे दिमाग में सोच उभरी कि बस अभी फंस गया हूँ। उसी वक्त जेनिफर उसी तरह के लिबास में मलबूस 2 आदमियों के साथ नमूदार हुई, जिन्होंने 3 आदमियों को हथकड़ी लगाकर पकड़ा हुआ था। कैप्टन, इसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, गिरफ्तार कर लो। जेनिफर की आंखों में मुझे शनाख्ती की हल्की सी झलक भी नजर नहीं आई थी। मेरा शक यकीन में बदल गया था कि मैं एक बड़ी साजिश का शिकार हो चुका हूँ। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा। हेडक्वार्टर जाकर बात करना। मेरी बात सुने बगैर उसने सख्ती से मेरे बाजू पोस्ट की जाने मोड़ते हुए हथकड़ी लगा दिया। जेनिफर पीछे मुड़कर बाहर निकल गई थी। हम चारों को धकेलते हुए वो बाहर रहे और काले शीशों वाली एक वैगन में बिठाकर उन्होंने हमारे सरों पर काले रंग के नकाब चढ़े और उसका दरवाज़ा बाहर से ताला कर दिया। मैं जेनिफर पर एतबार करके बुरी तरह फंस गया था। वैगन स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। मुझे मालूम था कि वहां जाते ही जब मेकअप उतरता और मेरा असली चेहरा सामने आता तो मुझे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठने से कोई नहीं बचा सकता था, और इसके साथ जो पाकिस्तान और मुसलमानों की बदनामी होनी थी वो एक अलहदा परेशानी थी। मैंने भी सोच लिया था कि सारी बात बगैर कोई लगी लिपटी रखे बता दूंगा,
اگر میں نے فوراً ہوٹل سے نکلنے کی کوشش کی ہوتی تو یقیناً بچ جاتا۔ ایک حسرت بھری سوچ میرے ذہن میں ابھری اور میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں کئی بار جینیفر کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے باوجود ایک مرتبہ پھر اس پر اعتبار کر بیٹھا تھا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لیکن میں نے تیسری مرتبہ اسے دھوکہ کھایا تھا، اور اس کے بعد مزید یوں گنجائش بھی نہیں رہی تھی کہ اب میرے بچنے کا 1% بھی امکان نہیں رہا تھا۔ میں حقیقت بتا کر بھی اپنی جان نہیں بچا سکتا تھا، بلکہ یہ بھی ممکن تھا کہ کرنل سکاٹ پارٹی مجھے حقیقت بتانے کے قابل ہی نہ چھوڑتے اور اس سے پہلے ہی میرا اگلے جہاں کا ٹکٹ کٹا دیتے۔ ویگن ایک جھٹکے سے رکی اور میں اذیت بھری سوچوں سے حال کی جانب پلٹا۔ اسٹیفن بہروت، میں نے گرفتار ہوتے وقت جو نقلی نام بتایا تھا اسی سے مجھے پکارا گیا۔ میں جھکے جھکے اٹھا۔ دروازے کے قریب کھڑے کسی آدمی نے مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے اترنے میں مدد دی، اور میرے نیچے اترتے ہی اس نے میرے ہاتھوں سے ہتھ کڑی کھول دیا، لیکن اس نے میرے چہرے سے کالے رنگ کا کپڑا نہیں ہٹایا تھا۔ آج خود میں نے بھی کپڑا اتارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے کانوں میں ویگن کے آگے بڑھنے کی آواز آئی۔ اسی وقت کسی نے میرے سر سے نقاب کھینچا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو پہلا منظر ابھرا وہ سنہری بالوں والی خوبصورت اور دلکش جینیفر کا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا نقاب اس نے دور پھینک دیا تھا۔ کالی ویگن دور جا رہی تھی۔ ہم اس وقت ایک ویران سے کوچے میں موجود تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں ہکلایا۔ وہ شوخی سے بولی، کہا تھا نا کہ اپنی جینی پر اعتبار کرو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے سے ماسک نوچ کر پرے پھینکا۔ جینی بتاؤ نا کیا معاملہ ہے؟ چلو ہوٹل چل کر بتاؤں گی۔ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی میت میں چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہم مصروف شاہراہ پر نکلے۔ چونکہ وہاں سے نوبیڈ ہوٹل نزدیک ہی تھا، اس لیے ہم نے ٹیکسی میں بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کمرے میں جا کر وہ پرتکلف کھانے کا آرڈر دے کر واش روم کا رخ کرتے ہوئے شوخ لہجے میں بولی، جی نہانا ہے تو آ جاؤ۔ شکریہ، میں بعد میں نہا لوں گا، میں نے منہ بنا کر کہا، اور وہ کہا لگا کر ہنس پڑی۔ اس کے انداز سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ شاید یہ برین ویلز کو کامیابی سے ٹھکانے لگانے کی خوشی تھی۔ اس کے واش روم سے باہر نکلتے ہی میں اندر جانے لگا۔ وہ میرے قریب رک کر بولی، اندر نیا سوٹ لٹکا ہوا ہے، نہا کر پہن لینا، اور میں سر ہلا کر اندر گھس گیا۔ میرے نہا کر باہر آنے تک کھانا آ چکا تھا۔ میری وجہ سے اسے بھی حلال کھانا پڑ رہا تھا۔ اب پوچھو تمہارے ذہن میں کون سے سوالات آ رہے ہیں؟ وہ چھری کاٹا سنبھالتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ ہم نے منصوبے کے مطابق کارروائی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جب تم نیچے پہنچ کر ہوٹل سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے اس وقت تک درجنوں سرکاری اہلکاروں نے وہاں پر پہنچ کر ہوٹل سے کسی کے بھی باہر جانے کو ناممکن بنا دیا تھا، اور جو لوگ بھی باہر جانے کی کوشش میں تھے وہ تمام اس وقت تفتیش کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں نے تلخی سے پوچھا، کیا منصوبہ بناتے وقت یہ پہلو تم لوگوں کی نظر سے اوجھل تھا؟ نہیں، کرنل سکاٹ اور کرنل جولی روز ویٹ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ اگر تم کامیابی سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو تمہیں قتل کر دیا جائے۔ میں نے بظاہر تو حامی بھر لی، لیکن اس کے ساتھ تمہیں بچانے کا بھی تہیہ کر لیا تھا۔ میں نے خود CIA اہلکار کی صورت میں ہوٹل کی تلاشی لینی تھی، اور اسی صورت میں خود کو شک کے نرغے میں آنے سے بچا سکتی تھی۔ یہ بات کرنل سکاٹ وغیرہ نے پہلے سے طے کر دی تھی کہ لیزا کو میرا ہم شکل بنا کر ہوٹل میں داخل کیا جائے گا، اور ہوٹل میں داخل ہو کر وہ اپنے اصل روپ میں آ جاتی اور میں اس کی جگہ لے لیتی۔ ہم دونوں نے چونکہ لفٹ سے نکلتے ہی علیحدہ علیحدہ ہو جانا تھا، اس لیے آگے تمہاری اپنی ثواب دی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ تمہارا بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں نے منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیا، اور دیکھ لو تمہیں مکھن سے بال کی طرح نکال کر لے آئی۔ مطلب کرنل سکاٹ اور جولی نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ وہ صاف گوئی سے بولی، سب سے پہلے ہر آدمی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ تم کل رات یا آج صبح کو یہ بھی سب کچھ بتا سکتی تھی۔ اگر فائر سے پہلے بتاتی تو شاید تم صحیح طریقے سے فائر نہ کر پاتے، اور اس کے بعد وقت ہی نہیں تھا بتانے کا۔ البتہ اس کے متعلق صبح ناشتے پر میں نے اشارہ کر دیا تھا۔
तुमने मेरे लिए इतनी तगोदो क्यों किया? मेरी आंखों में झांकते हुए वो अफसरदा लहजे में बोली, क्या तुम नहीं जानते? वैसे सच कहूँ तो मैं तुम पर एतबार करके बहुत पछता रहा था। जानती हूँ तुमने कभी मुझ पर एतबार किया ही नहीं। मेरी जगह पर तुम खुद को रख कर सोचो। खाना खाने के बाद हम चाय भी वहीं मंगवा कर पीने लगे। इस दौरान जेनिफर ने टीवी ऑन कर दिया। ब्रायन विल्स के कत्ल की खबर अब तक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चल रही थी और उसके कत्ल के पीछे असल मुहर्रिक ढूंढने के लिए मुख्तलिफ क्यासरियाँ की जा रही थीं। मुस्तकबिल करीब में होने वाले सदारती इंतखाबात को भी इस कत्ल के साथ जोड़ा जा रहा था। तहकीकात करने वालों की रसोई उस वक्त तक हेवी सैनिपर तक नहीं हो पाई थी। अलबत्ता हमारे फायर करने की जगह तलाशने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। ब्रेन विल्स के आधे उड़े हुए चेहरे की तस्वीर भी स्क्रीन के एक कोने में नजर आ रही थी। वो चूंकि दस्तखत करते वक्त कई कैमरों की जद में था, इसलिए उसे गोली लगने की फिल्म बहुत साफ बनी थी। उसका कर्नल जूली रोजवेल्ट की तरफ फाइल बढ़ाना और फिर मुस्कुराते हुए कुछ कहना और उसी लम्हे उसके चेहरे के टुकड़ों का हवा में उड़ना और उसका उछलकर पीछे गिरकर तड़पने लग जाना, ये 2-3 सेकंड्स के अंदर बर्पा हुआ था। वैसे क्या तुम्हें भी असल वजह मालूम नहीं है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। ब्रेन विल्स का वादे झुका डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ था और शायद उसकी ज़िंदगी मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दोबारा सदर बनने में रुकावट बनती है। उसने गोलमोल अंदाज में असल बात उगल दी। 20 जनवरी 2005 को जॉर्ज डब्ल्यू बुश की मुद्दत सदारत पूरी हो रही थी। मैंने उसे मजीद कुरेदने से एतराज़ बरता कि इस तरह की ज़्यादा मालूमात कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। चाय का कप खाली करके उसने मैनीखेज लहजे में कहा, अगर चाहो तो हम रात यहीं गुजार सकते हैं। मैंने रूखे लहजे में जवाब दिया, शुक्रिया जी। वैसे बाकी स्नैपर्स भी आज कैंप में तो नहीं होंगे? क्या मतलब है? मैंने हैरानी से पूछा। मतलब यह कि कल हमारे कैंप से निकलते बाकी तमाम को भी 1-2 दिन बाहर गुजरने की इजाज़त मिल गई थी। इस ज़माने में तमाम को $1,000 बतौर जेब खर्च के भी दिया जाना था ताकि वो न्यूयॉर्क या किसी दूसरे करीबी शहर की सैर कर सकें। और ये मेहरबानी किस लिए? ताकि कर्नल सकाट के पास तुम्हारे कैंप से बाहर जाने का मजबूत जवाब मौजूद हो। तुम्हारे पकड़े जाने की सूरत में वो कह सकता था कि कैंप से सिर्फ तुम नहीं तमाम स्नैपर्स बाहर हैं। वैसे बहुत मक्कार कौम है तुम्हारी, बहुत दूर तक सोचते हो, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। वो फीकी मुस्कुराहट से बोली, अब तुम्हें असल बात बता दी तो तुम तंज करने लगे। और प्लीज़ कर्नल सकाट या मैडम जोली के सामने ऐसा कुछ न कह देना। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी हकीकत तुम पर ज़ाहिर हो। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। वापसी के सफ़र में जेनिफर बहुत खुश थी। उसे इस कारनामे पर तरक्की मिलने की भी उम्मीद थी। वैसे शादी वगैरह के मुतल्लिक़ कुछ सोचा है? मैंने मज़ाहिया अंदाज में पूछा। फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं। वो साफ गोई से बोली, अभी तो ज़िंदगी एंजॉय करने के दिन हैं। अभी से ये बेड़ियाँ पहन लो। तुम्हारे लिए ज़िंदगी एंजॉय करने का यही तरीका है कि बंदा जिनसी बेरहमी का शिकार हो जाए। हालांकि शादी भी इसी एंजॉयमेंट का नाम है। बस फ़र्क यह है कि इस सूरत में सिर्फ एक मर्द मुयसर होता है और वह शुगुल वैसे गुनाह भी नहीं होता। जी क्या मैं तुम्हें इतनी घटिया और बेरारू लगती हूँ? वो संजीदा हो गई थी। तुम्हें ऑफर करने का मतलब यह नहीं है कि मैं सहलुल हसूल हूँ। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि कोई एक ऐसा मर्द ले आओ जो ये दावा कर सके कि उसने जेनिफर को हासिल कर लिया है। फिर एंजॉयमेंट और शादी ना करने से क्या मुराद है? शादी के बाद औरत वहाँ की बन जाती है, आज़ादी की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ होता है। जी एक सच बोलो? उसने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा। सच ही तो सुनना चाहता हूँ। मैं शुरू दिन से जानती हूँ कि तुम मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं रखोगे, इसलिए जितनी बार भी मैंने तुम्हें दावत दी है वो सिर्फ ड्रामे और दिखावे के तौर पर थी। सरदार मुझे अपने कमरे में ही मिला था। जीशान भाई, वो मुझे देखकर खिल उठा था। बिस्तर से उठकर वो मेरे गले लग गया। तुम्हारी कामयाबी की खबर मैंने टीवी पर देख ली थी। तुम कहीं नहीं गए, दिल ही नहीं चाह रहा था। मेरे लिए खतरे का सामना तुम कर रहे थे। मैं कैसे सैर सपाटे करता? गोया लिज़ोना बेचारी को अकेला छोड़ दिया। वो फीकी मुस्कुराहट से बोला, वो भी यहीं है? तो यूँ कहो ना कि यहीं पर रंगरलियाँ मना रहे थे। नहीं जनाब,
वो तुम्हारी जेनिफर की तरह आवारा मिजाज नहीं है। वो और मैं गप्पे हाँकते हैं, एक दूसरे को अपनी गुजरी जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं, और बस यूं ही। जेनिफर गरीब पर इल्ज़ाम तो न लगाओ ना यार। अच्छा छोड़ो इस मौजू को, तो मुझे तफसीलात बताओ ना, लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छी सी चाय पिलानी पड़ेगी। ठीक है। वो बिस्तर को छोड़कर इलेक्ट्रिक केतली की तरफ बढ़ गया और मैं उसे तफसील से सारी कहानी सुनाने लगा। चाय पीने तक मैं सारी तफसील उसके गोश गुजार चुका था। इसके बाद हम सो गए थे। अगली सुबह 8 बजे के करीब ही कर्नल सकाट का बुलावा आ गया था। वहाँ कर्नल जूली रोज वेड भी उसके हमरा मौजूद थी। वेल डन बॉय। मेरे अंदर दाखिल होते ही कर्नल जूली रोज वेट मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और आगे बढ़कर उसने मुझे गले लगाते हुए मेरे दोनों गाल चूम लिए थे। कर्नल सकाट ने भी मुझे छाती से लगाकर मेरी पीठ थपकी। बैठो, खुश आमदीद कहकर कर्नल सकाट ने मुझे बैठने का इशारा किया। शुक्रिया सर। मैंने कुर्सी संभाल लिया। बहुत उम्दा और बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया है तुम दोनों ने। खासकर तुम्हारे काम की तारीफ तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी। श्रीकांत कैसा है सर? मैंने गोया बेनु सतूर उसका वादा याद दिलाया। वो पहले से बहुत बेहतर है और उसे यह भी पता चल गया है कि वो ड्रैगन बाज की गलती की वजह से जख्मी हुआ है। आज सरकारी तौर पर भी इंडियन आर्मी को माजरत का लेटर भेज दिया गया है। श्रीकांत को भी इतनी रकम मिल जाएगी कि वो सारी जिंदगी ड्रैगन बाज को दुआएं देता रहेगा। मुझे भी यही उम्मीद थी, मैंने मुतशक्किराना अंदाज में कहा। कर्नल सकाट ने कहा, कल तुम्हारे कोर्स की इख्तितामी तकरीब भी है। अव्वल पोजीशन हासिल करने पर भी पेशगी मुबारक हो। मैंने पूछा, ये पोजीशन मुझे हालिया कारकर्दगी पर दी जा रही है या हकीकत में मेरी यही पोजीशन बन रही है? तुमने मजमूई तौर पर 98% नंबर हासिल किए हैं और सेकंड वाले के 80% नंबर हैं। फिर ठीक है। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। कुछ और दरकार हो तो कहो। कर्नल जूली रोजवेल्ट ने खुश दिली से ऑफर किया। शुक्रिया मैडम, मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे निशाने पर एतमाद किया, और शुक्रिया कि तुम मेरे एतमाद पर पूरे उतरे। जेनिफर ने तुम्हारे निशाने की जितनी भी तारीफ की थी कुछ कम ही की थी। अब मुझे तुम्हारे किसी भी काम आकर खुशी होगी। अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं यकीनन इजहार करने में तामुल नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद शायद तुमसे मुलाकात न हो। उन दोनों ने उठकर मुझे अलविदा किया और मैं वापस कमरे में आ गया। जेनिफर दोपहर के खाने और रात के खाने में भी दिखाई नहीं दी थी। मैंने भी किसी से मालूम करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। अगले दिन तकसीम इनामात की तकरीब में अलबत्ता वो नजर आ गई थी, बुझी बुझी और मुझसे दूर दूर। सरदार ने इसकी वजह भी दरियाफ्त की, मगर मेरे पास उसे मुतमईन करने के लिए कोई मुनासिब जवाब मौजूद नहीं था। मेजर जेम्स ने कोर्स में तमाम स्नैपर्स की कारकर्दगी पर अजमलन रोशनी डाली और फिर तीसरी पोजीशन वाले स्नैपर का नाम लिया। वो इसराइली दोशीज़ा एंड्रिया ब्रिटन थी। उसे स्टेज पर बुलाकर मेजर जेम्स ने एक शील्ड और $10,000 का चेक थमा दिया। दूसरी पोजीशन के लिए जेनिफर हिंडसले का नाम पुकारा गया। उसे भी एक शील्ड और $20,000 का चेक थमा दिया गया। अव्वल पोजीशन के बारे में मुझे पहले से पता चल गया था, मगर मैंने सरदार और लिजोना वगैरह को ये बात नहीं बताई थी। इसलिए जो ही जेम्स मैथोन ने अव्वल पोजीशन लेने के ज़माने में मेरा नाम लिया, सरदार और लिजोना खुशी से उछल पड़े थे। मेजर जेम्स ने मुझे गले से लगाकर चंद शानदार जुमले मेरी तारीफ में कहे और फिर हुस्न कारकर्दगी का एक सर्टिफिकेट, $50,000 का चेक और अव्वल पोजीशन की ट्रॉफी मेरे हवाले कर दिया। सिवाय राजपाल के तमाम ने दिल खोलकर तालियां बजाईं। $50,000 बहुत बड़ी रकम थी। इतनी ही रकम कर्नल सकाट ने मुझे ब्रेन विल्स के कत्ल के सिलसिले में ऑफर की थी। मुझे लग रहा था कि इतनी खतीर रकम मुझे ब्रेन विल्स को ठिकाने लगाने के सिले में ही मिली थी। इख्तितामी कलमात कहकर मेजर जेम्स ने हमारी अगले दिन की फ़्लाइट्स का ऐलान किया और तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। इनामी तकरीब से वापसी पर मैंने चेक मेजर जेम्स के हवाले करके नकद रकम मंगवा ली थी। मुझे कमरे में आए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि सरदार लिजोना के हमरा वहाँ आन पहुँचा। जीशान भैया, आज तो हम दोनों रात भर गपशप करेंगे। चलो ठीक है, मगर इस शर्त पर कि लिजोना बहन अपने हाथों से बेहतरीन कॉफ़ी बनाकर पी ले। अभी लें भैया। वो उठकर इलेक्ट्रिक केतली की तरफ बढ़ गई।
लिज़ोना वाकई काफ़ी बहुत अच्छी बनाती थी। काफ़ी पीकर मैंने उनके साथ थोड़ी गपशप की और फिर बाहर निकल आया। बाहर म्यूजिक का ऊंचा शोर सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर लॉन में टहलने के बाद मेरे कदम गैर इरादी तौर पर जेनिफर के कमरे की तरफ उठ गया। न्यूयॉर्क से वापसी के बाद उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की थी। मैंने सोचा चलो उसको थोड़ा मतऊन ही कर दूँ कि मोहब्बत की दावेदार मुझे अलविदा कहने की जहमत भी गवारा नहीं कर रही थी। दरवाज़ा हल्के से खटखटा कर मैं अंदर दाखिल हुआ। वो नीचे कलीन पर बैठी थी, बेड की साइड से टेक लगाकर। उसने अपनी टांगें कलीन पर फैलाई हुई थीं। एक बड़ी सी बोतल उसके सामने धरी थी, जबकि आध भरा गिलास उसके हाथ में था।